लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होंगे। तो वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 चरणों में मतदान किया जाएगा। ये बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जहां आदर्श आचार संहिता जो है लागू हो चुकी है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 7 चरणों में पूरे देश में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। वहीं अगर बात चरणों की करें तो पहले चरण की वोटिंग 19 तारीख को करी जाएगी। वहीं अगर आखिरी चरण की वोटिंग की बात करें तो 1 जून को पहले चरण की वोटिंग की जाएगी। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, यहाँ पे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान और समूचे देश में जो है 7 फेजों में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूर्वी, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लिया जाए तो छत्तीसगढ़ से 3 चरणों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह से 2019 में चुनाव हुए, कमोबेश उसी पैटर्न पे 2024 में भी चुनावी ऐलान जो है अब तक किया गया है। पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट पे चुनाव होना है। बस्तर इसलिए क्योंकि बस्तर एक छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति पे या क्षेत्रफल की स्थिति पे देखा जाए तो केरल से बड़ा होने के बाद जो वहां पे सुदूर अंचल है, इसलिए वहां पे नक्सलवाद की समस्या, तमाम तरह की समस्याएं हैं। चुनाव आयोग ने इस बात को जिक्र ध्यान में रखा। पहले चरण में केवल 1 सीट, बस्तर की सीट से जो है चुनाव होना है। दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो दूसरे चरण में राजनांदगांव, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां पे आता है, महासमुंद और कांकेर, इन 3 सीटों पे जो है दूसरे चरण पे मतदान होना है। तीसरे चरण की बात कर ली जाए तो इन 4 सीटों के अलावा 7 सीट जो बचते हैं, जिसमें दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ और उसके बाद सरगुजा, इन 7 सीटों पे जो है तीसरे चरण में चुनाव होना है। तो चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की ओर से अभी भी 5 नामों का ऐलान शेष है। इंतजार किया जा रहा था कि चुनावी ऐलान के बाद सरगर्मियां जो तेज होगी वो देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि चुनावी ऐलान के ठीक बाद पूर्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके ये जनता को आश्वस्त किया है कि तीसरी बार जो है देश में मोदी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार ने काम किया, उस सरकार के काम के बदले में लोग उन्हें वोट करेगी। तो ठीक शाम 6 बजे जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव साय प्रेस वार्ता लेंगे। वो अपनी तैयारियों को लेकर जिक्र करेंगे, लेकिन इस बात का भी जिक्र करना होगा कि कांग्रेस ने भी बयान जारी करके ईवीएम पे सवाल उठा दिए हैं। पूरी तरह की तरीके से बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस भी जो है पूरी तरह से हमला। 7 चरणों में मतदान होना है पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा। बने रहिए हमारे साथ भोपाल से सहयोगी मनोज राठौर भी जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ पे हम देख रहे हैं लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में ऐलान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो है राजनीतिक दलों की रणनीति क्या होती है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जो पहला चरण रहेगा, जिसमें कांग्रेस के पास जो अभी तक 29 में से 1 सीट छिंदवाड़ा की, वो सीट भी जो है इस समय इस पहले चरण में उस पर भी चुनाव होंगे। यही कारण है कि बीजेपी का दावा है कि इस सीट को वो जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस जो है देरी से अपनी सूची को जारी कर रही है। अभी तक 10 कैंडिडेट को उतारने का काम किया है। नेताओं की कमी के कारण जो है कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है। तो बीजेपी पूरी तरीके से इस बात को लेकर और ख़ास तौर से 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर जो है उसके हौसले बुलंद है, और यही कारण है कि बूथ मैनेजमेंट के जरिए इस सीट को जीतने का दावा कर रही है। लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर आदिवासी वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। वहां पर भी बीजेपी की नज़र है, क्योंकि ये भी देखा गया है। हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, और कहीं ना कहीं अब सभी राजनीतिक दल और सक्रिय नजर आएंगे। हमारे साथ अंबिकापुर से सुमित भी जुड़ चुके हैं। सुमित, यहाँ पे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, आदर्श आचार संहिता लागू, कितनी तैयारी जो है अब सभी राजनीतिक दलों की रही है? बिल्कुल सरगुजा पूरी तरीके से तैयार है, और खास
कर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपना जी। पत्ता पहले ही खोल दिया। दरअसल 8 विधानसभा सीट को मिलाकर सरगुजा की एक लोकसभा सीट होती है जी। और ये गोड़ बहुल इलाका माना जाता है। ऐसे में इस बार बीजेपी ने जो वादे के मुताबिक चिंतामणि महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि चिंतामणि महाराज कंवर समाज से आते हैं। हालांकि अभी तक जो कांग्रेस है उसने अब तक पत्ता नहीं खोला है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस यहाँ से टिकट किसको देती है। इधर आचार संहिता लागू होते हुए जिला निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से सड़कों पर हो या फिर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर तत्पर नजर आ रहा है। जो चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर जो सरकारी विज्ञापन है, वो सारी जो बैनर पोस्टर है उन्हें हटा दिए गए हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब पूरी तरीके से जो सरगुजा है चुनाव के रंग में ढल चुका है। जी जी बिल्कुल सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करूंगी अवधेश जी का। अवधेश जी, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी अभी बाकी हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बढ़त। बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे प्रत्याशियों के ऐलान के नाम पे जो है बीजेपी आगे है। बीजेपी के नामों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने आनंद फानन में नाम का ऐलान किया। पहली सूची में कांग्रेस ने केवल 39 नामों का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी भी 5 सीटों पे ऐलान शेष है। सबसे बड़ी बात पूरी भी ये कि दूसरे चरण पे जिस क्षेत्र पे चुनाव होना है, जिस 3 लोकसभा सीट पे चुनाव होना है, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, इसमें से कांकेर सीट पे अभी भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जबकि और हैरानी की बात यह है कि जिस बस्तर की सीट पे पहले चरण में मतदान होना है, उस बस्तर के सीट को लेके भी कांग्रेस अब तक उलझन में है कि किसे टिकट दिया जाए। बड़ी बात यह है कि मौजूदा सांसद कांग्रेस से दीपक बैज है वहां पे, बावजूद उसके कांग्रेस को मशक्कत करना पड़ रहा है। राजकुमारी का दौर लंबा चल रहा है कि बस्तर सीट से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। बस्तर और कांकेर 2 सीटों पे, जो पहले 2 चरण में जो 4 सीटों पे चुनाव होना है, उसमें से 2 में कांग्रेस अभी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। केवल राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं महासमुंद से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशी बनाया गया। अभी भी कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 20 तारीख से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। 5 दिन बचे हुए नामांकन के लिए, और ऐसे में कांग्रेस के सामने कम से कम इन 2 सीटों पे नाम का ऐलान, बस्तर और कांकेर बड़ी चुनौती है। राजकुमारी का दौर जारी है। कांग्रेस से खबर आई कि 18 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है, उसके बाद संभवतः 19 तारीख को जो है नाम का ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अवधेश जी, यहाँ पे जो है बड़ी चुनौती अभी भी कांग्रेस के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जबलपुर से प्रतीक अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। प्रतीक, यहाँ पे पहले चरण के मतदान की जो है डेट आ चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान मध्य प्रदेश में होगा। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अब और सक्रिय हो गए हैं, लेकिन अभी जो है जबलपुर सीट की अगर बात करें तो अभी भी कांग्रेस का नाम फाइनल नहीं हुआ है, उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की और बीजेपी की? ये मजबूत सीट हम कहते हैं कि बिल्कुल हमेशा से रही है। 28 सालों से लगातार बीजेपी के जो सांसद है वो यहाँ से जीत रहे हैं, और लगातार जो जीत का ग्राफ है वो 4.5 लाख वोटों तक ही आ चुका है। और जो शुरुआती चरण में चुनाव होने हैं, यानी तकरीबन महाकौशल की जो 4 सीटें आती हैं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला संसदीय सीट, इन 4 ही सीटों पर मतदान होना है। और अब तक जबलपुर संसदीय सीट की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। अब लाजमी है 5 दिन का वक्त बचा है, जैसे कि जी बिल्कुल। और 18 जी बिल्कुल प्रतीक, यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, और अभी भी कांग्रेस का उम्मीदवार जो है घोषित नहीं हुआ है। अभी तक घोषित नहीं हुआ। ये बार बार कहते हैं कि जो हिंदी पट्टी की सीटें हैं उनमें जबलपुर भी शामिल है, जो बीजेपी की मजबूत सीटों में काउंट होती है। ये लाजमी है। इन सीटों पर बीजेपी का दावा है कि बढ़त और ज्यादा होगी। एक और पूरे देश में जहां बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो जबलपुर में नारा बुलंद हो रहा है अब की बार 5 लाख वोट पार। इस प्रकार से 2004 हो, 9 हो, 13 हो, 19 हो, हर साल दर साल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ता गया। और इस बार 2024 में जो आंकड़ा बीजेपी की कार्यकर्ता या नेता लेकर के चल रहे हैं वो 5 लाख से अधिक वोटों की जीत का लेकर के चल रहा है। तो क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे तो 4 दिन को तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा पहाड़ जीत का 28 सालों से लगातार राज करने का भी है।
तो लाजमी है बीजेपी कॉन्फिडेंस में है, लेकिन अब तक कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर ही उलझन है। ये भी कया सोशल मीडिया में लगाए जा रहे थे, या वायरल भी हो रही थी बातें कि बिल्कुल प्रतीक, यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए, जहां पहले चरण में जो है मतदान होना है और अभी भी जो है प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। अब बने रहिए हमारे साथ, रुक करूंगी भोपाल से, हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जब तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो भोपाल सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी अभी भी घोषित नहीं है, कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल सीट, क्या कुछ रणनीति अब रहेगी? जी बिल्कुल, जो भोपाल लोकसभा सीट है वो बीजेपी का गढ़ है और यही कारण है कि यहाँ पर एक बार फिर प्रत्याशी को बदलने के बाद, यानी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर लगातार सक्रिय आलोक शर्मा जो कि विधानसभा चुनाव भोपाल उत्तर से हार गए थे, उनको जो है मौका दिया गया, लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। और जो टारगेट बीजेपी संगठन ने भोपाल लोकसभा सीट को लेकर रखा है, क्योंकि हर बार 4 लाख के लगभग जो है बीजेपी भोपाल लोकसभा सीट से जीतती आई है। और ऐसे में अब जो टारगेट नए कैंडिडेट के साथ, आलोक शर्मा के साथ बीजेपी संगठन ने रखा है, वो 5 लाख वोटों से जीतने का रखा है। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो एक टारगेट जो है वो हर लोकसभा सीट पर बड़ा रखती है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया। हालांकि इससे पहले विभा पटेल हो या पीसी शर्मा हो, वो यहाँ से हार चुके हैं लोकसभा सीट। और यही कारण है कि अब कांग्रेस के सामने यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो कांग्रेस को जीत दिला पाएगा। जो है चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए कि कौन सा चेहरा जो होगा जो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब वह उतारे। चलिए अब रुक करूंगी अवधेश जी का। अवधेश जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लगातार बने हुए हैं। अवधेश जी, यहाँ पे जो है 11 सीटों पर काबिज होने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, अब जब नामों का ऐलान भी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, क्या कुछ अब कांग्रेस की रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी कांग्रेस के नामों का ऐलान जो है नहीं हुआ है पूरे से? बिल्कुल पूरी भी देखिए, चुनावी इतिहास और चुनावी परिणाम 2019 का जिक्र कर लिया जाए तो बताने के लिए काफी है कि चुनौतियों का अंबार जो है कांग्रेस के सामने लगा हुआ है। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2018 में 15 सालों बाद जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, तब जाके 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 11 में से महज 2 सीटें जीत के आई थी, जबकि विधानसभा में उनके पास 68 की संख्या में विधायक थे 90 में से। तो ऐसे में बड़े बहुमत के साथ जब कांग्रेस अधिकतम 2 सीटों तक पहुंच पाई है, तो इस बार जो कांग्रेस दावा कर रही है कि वो कम से कम 6 सीटों तक पहुंचेगी, इसलिए उनके सामने चुनौतियां बड़ी है। बीजेपी 2004 हो, 9 हो या फिर 14 हो, इन 3 चुनाव में लगातार 10-10 सीटें जीत चुकी है। केवल 2019 के चुनाव में वो जो है 9 सीटें जीती है। तो बीजेपी 10 से बढ़ा के 11 तक का टारगेट तय की है कि सभी 11 के 11 सीटें जीतेंगे। बीजेपी के सामने भी पूर्वी चुनौती इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो जांजगीर एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पे 8 के 8 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा। राजनांदगांव की बात कर ली जाए, जहां पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, तो मौजूदा सांसद संतोष पांडे बीजेपी के प्रत्याशी है। वहां 8 में से 5 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है, केवल 3 जो विधायक है वो भाजपा के हैं। इसलिए आंकड़ों के लिहाज से जनता पार्टी के लिए, जैसा कि आपने कहा, चुनौतीपूर्ण तो बीजेपी के लिए भी है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो है हम अगर वोट शेयर की बात करें तो वोट प्रतिशत जो है फीसदी प्रतिशत है वो 10% जो है, सिर्फ अंतर 10% का रहा था। अगर पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों का देखें, क्या कारण रहे कि जो है कांग्रेस जो है वोट शेयर को सीटों में तब्दील नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा जो है कठिन हो जाएगा, क्योंकि वोट शेयर में 10% का ही अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि 10% का अंतर, लेकिन वोटों जो है सीटों में कन्वर्सन नहीं हो पाया, जबकि कांग्रेस के पास तात्कालिक रूप पे 68 विधायक थे 90 में से। तो कांग्रेस के लिए चुनौती थी कि वोटों में तो कन्वर्ट हुआ, प्रतिशत में उन्हें वोट मिला, लेकिन सीटें में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब जो है प्रतिशत, यही वजह है कि बीजेपी जो है अब प्रतिशत को बढ़ाना चाहती है। हर बूथ से 500 वोट का टारगेट लेके बीजेपी चल रही है कि हर बूथ से बीजेपी के खाते
में जो है कम से कम 500 वोट आने चाहिए। 24,125 जो कमोबेश बूथ है उनमें से बीजेपी ने टारगेट तय कर लिया है, और अगर इस टारगेट के इर्द गिर्द बीजेपी पहुंचती है तो लगभग 60 से 62% जो है जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी का जो मिशन 11 है वो धरातल पे पूरा होना संभवतः पूरा हो जाए। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन के मन में क्या है ये जनता ही जानती है। लोकसभा विधानसभा के चुनाव बिल्कुल विपरीत होते हैं, स्थानीय मुद्दे से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे तक। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पे, मोदी के नाम पे और मोदी के गारंटी पे बीजेपी 5 साल बाद सत्ता में वापस लौट गई, तो यह चुनाव मोदी का चुनाव है। इसलिए बीजेपी दम भर रही है कि जब हम मोदी के नाम लेके हम 54 सीटों के साथ विधानसभा में आ सकते हैं, तो मोदी के चुनाव में, प्रधानमंत्री के चुनाव में हम जरूर 11 की 11 सीटें जीतेंगे। यह बीजेपी का दावा करने का सबसे बड़ा आधार पूर्वी यही माना जा रहा है। बिल्कुल अवधेश जी, यहाँ पे बिल्कुल सही कहा आपने, जनता जनार्दन है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी सुमित का। सुमित, जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा जनता जनार्दन है, क्या कुछ समीकरण अंबिकापुर में बैठते हुए नजर आ रहे हैं? किसके पक्ष में जो है माहौल इस वक्त, रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं? क्या कुछ माहौल वहां देखने मिल रहा है? सरगुजा की जनता भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी चमत्कारी है। 2018 के चुनाव की बात करें विधानसभा की, तो यही सरगुजा था जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 14 की 14 सीटें दे दी। पर ठीक जब लोकसभा चुनाव आया तो यहाँ की जनता ऐसे करवट मारी कि यहाँ के नेता भी यहाँ की जनता को समझ नहीं पाए। रेणुका सिंह यहाँ से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीती थी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार एक बार फिर सरगुजा की जनता ने करवट मारी है। इस बार 14 की 14 सीटें बीजेपी के झोली में है और मोदी से को सीधे इस बार जनता वोट करने जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, आखिरकार जो बीजेपी के कैंडिडेट है चिंतामणि बराज, उसके संगठन को कैसे परास्त कर सके, क्योंकि अब तक कांग्रेस के सामने कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आ रहा कि उसे चुनावी मैदान में उतार सके। हालांकि कांग्रेस संगठन इस पर काफी मंथन विचार कर रहा है कि चिंतामणि महाराज के सामने ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो सीधे मोदी को टक्कर दे सके। बहरहाल ये नतीजा क्या आने वाला है वो तो जो रिजल्ट है उसमें पता चलेगा। जी बिल्कुल सुमित, बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करूंगी प्रतीक जबलपुर से लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है पहले चरण में जबलपुर में मतदान होना है। हालांकि जो है कांग्रेस का प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी नहीं आया है। साथ ही अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो मंडला आदिवासी क्षेत्र, क्या कुछ समीकरण वहां पे भी बैठते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल अगर महाकौशल की बात करें तो एक दो जहां हम अगर जबलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के लिए बेहद मजबूत है, लेकिन इससे ही लगी जो मंडला सीट है जो आदिवासी बाहुल है, फजल सिंह कुलस्ते से ओमकार सिंह मरकाम, ये दोनों ही चेहरे जो हैं आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय और एक कड़ी टक्कर जिस प्रकार से सपना का समीकरण आया है वैसा ही कहीं ना कहीं कुछ हाल जो है मंडला संसदीय सीट का भी देखने को इस बार हमें मिल सकता है, क्योंकि लोकप्रियता दोनों ही नेताओं की कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा है। पार्टी से ऊपर व्यक्तिगत चेहरा जो है अमूमन हमने देखा है कि मंडला में सामने आया है, क्योंकि पिछले बार हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें फजल सिंह कुलस्ते हार गए थे, लेकिन संसदीय लोकसभा सीट के उम्मीदवार को है पार्टी ने बनाया है, तो समीकरण वहां भी बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए जहाँ पिछले बार जीत का ग्राफ वो काफी कम हो गया था, जबकि वो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। रवती साहू इस बार उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो बेशक छिंदवाड़ा में भी मुकाबला टक्कर भरा हो सकता है, क्योंकि हालिया जो समीकरण बने थे कमलनाथ के बीजेपी में जाने के, बहरहाल तमाम वो अटकल नहीं थी, उससे विराम लगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल बना है उससे कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है वोट बैंक में। बहरहाल ये परिणाम बेहद स्पष्ट कर देंगे। बालाघाट का इलेक्शन भी बीजेपी के लिहाज से बेहद मजबूत रहा है और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि बालाघाट सीट भी उनके हाथ लगेगी। पिछला इलेक्शन जो था बिल्कुल प्रतीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार जो है अब चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हो जा रहा है, और अब देखने वाली बात होगी कि जबलपुर से कौन प्रत्याशी जो है सामने आता है। आपका बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी सहयोगियों का अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।